अयोध्या तनाज़े को बाहमी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कायम 3 रुकनी सालिसी कमेटी मसले का हल तजवीज़ करने में नाकाम हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या तनाज़े के कलीदी मामले की समाअत 6 अगस्त से शुरू करेगा। ये समाअत रोजाना होगी। अयोध्या तनाज़े को बाहमी गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कायम 3 रुकनी सालिसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या तनाज़े के कलीदी मामले की समाअत 6 अगस्त से शुरू करेगा। ये समाअत रोजाना होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि वो 6 अगस्त से इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा है कि निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का सूट वो पहले टेकअप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन के जितने भी आर्गुमेंट्स थे कि सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में इम्प्लीड ना किया जाए या जो भी उनके ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम हियरिंग के टाइम पे देखेंगे। पहले सूट की और सिविल अपील की हियरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और अपीलों की हियरिंग के लिए उन्होंने 6 अगस्त की तारीख लगाई और कहा कि 6 अगस्त को हम सूट नंबर 5 और सूट नंबर 3 की अपीलों की सुनवाई करेंगे। अपीलांट्स की तरफ से पहले बहस होगी, फिर रिस्पोंडेंट्स में हम लोगों की बहस होगी, उसके बाद दूसरी अपीलों का नंबर आएगा। हमारी तरफ से ये बात कही गई कि सूट नंबर 4 लीडिंग सूट है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मालूम है हमको, लेकिन हम सूट नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। आप उसमें रिस्पोंडेंट हैं और फिर आपको मौका मिलेगा। महन जी 6 तारीख से सुनवाई है। हाँ। तो आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश। क्या माना जाता है? माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा हुआ है, अब राम मंदिर बनेगा बस। हाँ। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन तनाज़े का हल तलाश करने के लिए सालिसी कमेटी को 15 अगस्त तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को मामले में सालिसी को मंजूरी दी थी और 3 सालिसों वाली कमेटी की तश्कील की थी और 8 हफ्ते की मुद्दत तय की थी। कमेटी में जस्टिस खलीफुल्लाह, वकील श्री राम पंचू और श्री रविशंकर थे। सालिसी कमेटी ने 13 मार्च से तमाम फरीकों को सुनना शुरू किया था। ताहम सालिसी कमेटी मसले के हल में नाकाम रही, जिसके बाद अब मुल्क भर की निगाहें अदालत उज़्मा पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईद उल अज़हा में ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी लगाए जाने के बयान पर अब मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया बैकफुट पर आती नजर आ रही हैं। एसएसपी मेरठ के बयान के हवाले से चर्चा में आई इस खबर पर अब जिला और पुलिस इंतजामिया के जिम्मेदार जहां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वहीं मुस्लिम समाज ने तशवीश जाहिर करते हुए सख्त रद्देअमल का इजहार किया। एक रिपोर्ट। ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी लगाए जाने से मुताल्लिक सरकारी हुक्मनामे पर जब न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने मेरठ पुलिस इंतजामिया के इस तरह के किसी भी हुक्म से मुताल्लिक जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो डीएम और एसएसपी इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। कोई भी गैर परंपरागत या जो भी पहले कभी कोई परंपरा नहीं रही है, तो उसके कोई भी या तो जुलूस या कोई नमाज उस जगह पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, कुर्बानी अगर जो है तो जो परंपरागत है वही रहेगा, कहीं कोई नई परंपरा नहीं डालेगा। ये सबको बता दिया गया है, यही हम लोगों ने थाने में भी बता दिया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं परंपरागत रूप से क्या है और नियम कानून क्या है, और जो नियम होगा उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो नियम संगत कुर्बानी है उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। जो नियम संगत है विधि अनुसार वो कुर्बानी होनी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। वहीं ऊंट की खरीदो फरोख्त और कुर्बानी पर पाबंदी लगाए जाने की जानकारी जब मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंची, तो समाजी और मिल्ली अफराद ने तशवीश जाहिर करते हुए सख्त रद्देअमल का इजहार किया। जमीयतुल उलमा हिंद शहर मेरठ के जिम्मेदारान ने तो डीएम से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक अपनी नाराजगी जाहिर करके मेमोरेंडम भी पेश किया। शरीयत के हिसाब से हमारे यहाँ ऊँट की कुर्बानी है या बकरा है या दुम्बा है, इनकी कुर्बानियाँ जायज़ हैं। तो जाहिर है इन हालात के अंदर हम जो है ऊँट की कुर्बानी को हमेशा करते आ रहे हैं और करेंगे। ऊँट की कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, न कोई इस सिलसिले में कोई कानून पास हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों में जो कुर्बानियाँ हुई थी वैसे ही कुर्बानी होगी, तो उसमें ऊँट की कुर्बानी भी होगी, जाहिर है। देखिए, अगर कोई शासन आदेश होगा तो उसके बाद सोचेंगे क्या हमें करना है मुसलमानों को। लेकिन बहरहाल इस तरह की पाबंदी अगर लगाई जा रही है तो ऊँट की कुर्बानी के ऊपर ये गलत है।
सवाल कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो जिसके ऑर्डर से ऊँट कटना बंद आप कह रहे हैं वो ऑर्डर, उस ऑर्डर का क्लियरिफिकेशन करें। गलत तरीका है, मुसलमानों को शिकार न बनाएं। ऊंट की कुर्बानी पर लगाई गई पाबंदी से मुतालिक सवाल पर जिला और पुलिस इंतजामिया की चुप्पी का क्या मतलब है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हाँ, इस चुप्पी ने मुसलमानों में तशवीश जरूर पैदा करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्मत दरी की मुतासरा का लखनऊ के अस्पताल में ही इलाज जारी रखने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि अभी फिल वक्त लखनऊ में ही इलाज होने दें और अगर जरूरत पड़ती है तो आने वाले दिनों में मुतासरा इस ताल्लुक से अर्ज़दार दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर मुतासरा के चचा को रायबरेली से फौरन दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जाए। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मुतासरा के चचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की हिदायत दी है, लेकिन फिलहाल मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी तरह से मुतासरा की पहचान को उजागर हरगिज न किया जाए। डायरेक्शन दिया ने आज कोर्ट ने, एक जो है हमें जो विक्टिम को शिफ्ट करने का है लखनऊ से दिल्ली को, उसके बारे में हमने बता दिया। फॉर द प्रेजेंट जो है वहीं ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉर द प्रेजेंट। अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हमको इजाज़त दीजिए शिफ्ट करने का, वो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज। दूसरा जो है उसका चाचा है, वो अभी रायबरेली जेल में, उसको शिफ्ट करने का आदेश किया, ये तिहाड़ी जेल को शिफ्ट करने के लिए। उधर कुलदीप सिंह सेंगर के बहाने अपोजिशन जमातें लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ताहम हुक्मरां जमात की अपनी दलील है। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पहले मौतली होती है, फिर बरतरफी। अपोजिशन अपने गरेबा में झांके, हमें तरस न दे। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है शायद उसका ज्ञान नहीं है। भाजपा का संविधान पढ़े, हमारे यहाँ पहले निलंबन होता है, बाद में निष्कासन होता है। तो निलंबन के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए, निलंबन कर दिया गया, उसके बाद निष्कासन की कार्रवाई हो गई। अब विपक्ष हमें नसीहत न दे और हमें ज्ञान न दे। यूपी के वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कभी भी कसूरवारों की हिमायत नहीं की है। संगठन ने जैसी हुआ था पिछले साल उन्होंने इनको सस्पेंड करा, और एक प्रक्रिया होती है जिसमें निष्कासन की, वो एक प्रक्रिया होती है, वो उसमें थोड़ा समय लगता है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद 3 तलाक बिल के कानून बन जाने के बावजूद 3 तलाक के मामले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला मेरठ का है, जहां 3 तलाक के 2 मामले 2 अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। केस दर्ज होने के बाद 3 तलाक कानून के तहत अब पुलिस इन मामलों में कार्रवाई करने की बात कर रही है। अंतर्गत जो नया आदेश लागू हुआ है, अध्यादेश आया है, उसके तहत जनपद मेरठ में आज 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक थाना लिसाड़ी गेट में हुआ है और दूसरा थाना जानी में, और संबंधित धाराओं में इसके ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा पंजीकृत करके उसके आगे विवेचना की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबाए इमरानियात यानी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में शादी, तलाक और 3 तलाक से मुताल्लिका मजमून पढ़ाए जाने पर भले ही अक़लियत के कुछ लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हों, लेकिन इस नाराज़गी और बरहमी का यूनिवर्सिटी और शोबे के लोगों पर कोई असर नहीं। प्रोफेसर DR साहू ने लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत में कहा, इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत क्या कुछ है, आप भी देखिए। नाज़रीन, बात की जा रही है तलाक की, तलाक सलासा की, और अब एक अहम पेशरफ्त ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा इमरानियात यानी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक ख़ास चैप्टर शुरू किया है, जिसमें तलबा और तालिबात को तलाक और तलाक सलासा के हवाले से भी तालीम फराहम की जाएगी। बहुत अहम पेशरफ्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अक़लियती तबके में बरहमी का इजहार भी किया जा रहा है। जनाब DR साहू साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि
इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी जा सकता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सोचेंगी कि दूसरे मसाइल छोड़ दिए हैं, सिर्फ इसको ही क्यों शुरू किया गया। ये पेपर ऑप्शनल पेपर के रूप में कभी नहीं था। इस बार इस सत्र से हम लोगों ने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से पारित कर चुके हैं और उसकी जो पेपर है ऑप्शनल पेपर MA 3rd सेमेस्टर के लिए पढ़ाया जाएगा, लॉ एंड सोसाइटी, कानून और समाज। और कानून और समाज में जो प्रभाव है, कैसे कानून समाज को प्रभावित करता है, उसमें केवल तलाक की बात नहीं है, इसमें डिवोर्स एमंग हिंदू फैमिली, मुस्लिम फैमिली एंड कम्युनिटी जो ईसाई धर्म की है, उन सभी की पढ़ाया जाएगा, जो कि हमारे भारतीय समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र विषय में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहा है। परिवार, नातेदारी, विवाह, ये सब चीज़ होती है, जिसमें LGBTQ की एक्ट की बात कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, एक संजोग की बात है, जो डिवोर्स की बात करेंगे, 3 तलाक की बात करेंगे, साहबानू केस तो हम पढ़ाते थे। उसके बाद ये बात जो आएगी और पॉलिटिकल सिचुएशंस में आज पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पारित हो गया, ये एक विचार विमर्श होगा, एक एकेडमिक डिबेट को हम सामने रखेंगे। ये हमारा महत्वपूर्ण बहुत अहम मसला समझा जा रहा है 3 तलाक, लेकिन क्या ये इतना अहम है कि बच्चों को तालीम इसकी दी जाए? आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ नज़रिया सामने लेके चल रहे हैं और किस अंदाज से माइनॉरिटी का रिएक्शन सामने आ सकता है आपके शुरू करने के बाद? देखिए, हिंदू विवाह में, बहुत सारे विवाहों में कानून के आधार पे परिवार सुधार हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी चीज़ हुई है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मुस्लिम मैरिज में भी बहुत सारे डिमांड हुई है, जैसे कि साहबानू केस है। अब उसी तरह से ये जो चीज़ हुई है, हमारे समाजशास्त्र विषय में हम किसी पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी विपक्ष को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक एकेडमिक डिबेट, एक शैक्षिक रूप में परिचर्चा करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को इस मुद्दों के बारे में एक समझने का नज़रिया है कि तलाक क्या प्रक्रिया क्या है। तलाक सलासा पर बात की जाए, ज़रूर की जाए, लेकिन पहले वो बुनियादी मसाइल भी हल किए जाएं, जिनकी शायद इस मौजू से भी ज़्यादा कहीं ज़रूरत थी। ये थे जनाब प्रोफेसर DR साहू साहब, जिन्होंने वाज़े कर दिया है। अब देखते हैं कि आइंदा किस अंदाज से पेशरफ्त की जाती है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक अमन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वक्फ इमलाक को खुर्द-बुर्द से बचाने की तहरीकें क्यों कामयाब नहीं हो पा रही, ये एक अहम सवाल है। वज़रा की गलत बयानी और हुकूमत की मायनेखेज़ खामोशी पर उलमा हैरान है, अवाम परेशान। वक्फ को लूटने वाले लोग बेखौफ होकर इस माल पर ऐश कर रहे हैं, जिसके जरिए 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों मुसलमानों के मसाइल हल हो सकते थे। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। ये एक नाकाबिले फरामोश सच्चाई है कि अगर वक्फ इमलाक को नाजायज कब्जों से पाक कराकर इमलाक की आमदनी का इस्तेमाल मुसलमानों के फलाह बहबूद के कामों के लिए किया जाए तो हर मसलक व मकतब के मुसलमानों के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि वक्फ चेयरमैनों से मुतवल्लियों और निगहबानों तक सारा निज़ाम गड़बड़ है। बदनवानियाँ दोनों वक्फ बोर्डों में है, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सबसे ज़्यादा जो औकाफ के चोर हैं वो हमारी हुकूमतें हैं, मंत्री हैं। जितने बड़े बड़े औकाफ हैं, आप देखें कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर औकाफ के ऊपर गवर्नमेंट कब्ज़ा किए हुए, हुकूमतें कब्ज़ा की है। यूपी के अंदर बहुत से औकाफ पर जो है वो गवर्नमेंट कब्ज़ा की है, और गवर्नमेंट ही जो है ऐसे चोरों को, बेईमानों को, लयमारों को ये इख्तियार दिए हुए है कि वो औकाफ बेच रहे हैं। चेयरमैन क्यों बनाया जाता है? जब गलत आदमी चेयरमैन बना होता है, वो बेच रहा है। वो जब ये सब भूमाफिया लोग सरकार के इशारों पर, सरकार के शेल्टर पर वक्फ की अरबों अरब की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा वक्फ का हाल? अभी आप जा कर के देख लीजिए किस बदतरीन हालात में वहाँ के मुलाजमीन, जहाँ के मुलाजमीन खुशहाल नहीं होंगे, वहाँ का निज़ाम धर्म भरम होगा। लोग कहते हैं कि जब चेयरमैनों से लेकर मुतवल्लियों तक सब रिश्वतखोर हों और बदनवान हों तो हालात कैसे बेहतर होंगे। मौलाना कल्ब जवाद के मुताबिक करोड़ों अरबों रुपए की इमलाक पर हुकूमत खुद कब्जे किए बैठी है, इसलिए वसीम रिजवी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और अफसोसनाक पहलू ये है कि मोहसिन रजा जैसे वक्फ वजीर भी वज़ीर आला योगी को खुश करने के लिए सिर्फ झूठे बयानात जारी करते रहते हैं। CBI की जांच वक्फ प्रॉपर्टियों की होगी, क्योंकि ये प्रदेश की जनता की मांग पिछले 6-7 सालों से है, और ये हमारी अपनी नीयत है कि हमारी सरकार योगी। इस वक्त की अहम खबर, PDP सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया है। बेहद अहम खबर, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए तहवील में लिया गया था और बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई।
बेहद अहम खबर न्यूज 18 उर्दू पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए तहवील में लिया गया था और बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई। लगातार जम्मू कश्मीर के हालात हैं वहां पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त की बेहद अहम खबर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए तहवील में लिया गया और बाद में महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई। एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए महबूबा मुफ्ती को तहवील में लिया गया था और बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई। तो एक्सक्लूसिव न्यूज 18 उर्दू पर हम आपको बता रहे हैं, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए उन्हें तहवील में लिया गया, बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए महबूबा मुफ्ती को तहवील में लिया गया, बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई। तो लगातार जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वहां पर न्यूज 18 उर्दू की भी नजर बनी हुई है, पल पल का हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने वहां के जो हालात थे उन तमाम चीज़ों के बारे में प्रेस से बातचीत की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि एक जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसकी वहां पर वो कोशिश करेंगी। और फिर ये खबर कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को तहवील में लेकर छोड़ा गया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए महबूबा मुफ्ती को तहवील में लिया गया, बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई और फारूक अब्दुल्ला से मिलने के बाद सज्जाद लोन से भी महबूबा मुफ्ती की मुलाकात का इम्कान है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की थी महबूबा मुफ्ती ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए महबूबा मुफ्ती को तहवील में लिया गया था, बाद में उन्हें फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई। फारूक अब्दुल्ला से मिलने के बाद सज्जाद लोन से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर के लिए महबूबा मुफ्ती को तहवील में लिया गया था, बाद में महबूबा मुफ्ती को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाने की इजाजत दी गई और सज्जाद लोन से भी महबूबा मुफ्ती की मुलाकात का इम्कान है। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ शहरी मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद के जरिए सड़कों पर नमाज अदा करने से गुरेज करने की अपील के बाद आज अलीगढ़ की सभी मसाजिद में नमाजियों की इजाफी तादाद होने पर छतों पर नमाज अदा की गई। सड़कों पर नमाज अदा करने से परहेज किया गया। अलीगढ़ के डीएम के अहकामात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को नमाज सड़क पर होने पर हिंदुवादी तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद शहर मुफ्ती ने किसी भी टकराव से बचते हुए सड़कों पर नमाज अदा न करने की लोगों से अपील की थी। मस्जिद के अंदर जगह न हो तो उसकी छतों पर नमाज पढ़ ली जाए, उसी बात को देखते हुए छत के अंदर पूरी नमाज की अदायगी करा दी गई और वो नमाज जो है उसी तरीके से पूरी व्यवस्था बनाती हुई छत पर नमाज पढ़वा दी गई है। और पहले क्योंकि मुफ्ती साहब का ये हुक्म था कि अगर मस्जिद भर जाए और सड़क पर आने की ज़रूरत हो तो बजाय सड़क पर आने के आप छत पर चले जाएँ। व्यवस्था की ओर की जहाँ तक बात है, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से
जैसे हमेशा यहाँ पर रहता है, चूंकि अलीगढ़ एक आप जानते हैं संवेदनशील शहर है, तो यहाँ हमेशा ही पुलिस फोर्स की और मजिस्ट्रेट्स की सेक्टर स्कीम की व्यवस्था रहती है, तो उसी को इन्फोर्स किया गया था और सभी जगह शांति बनी रही है और नमाज सकुशल संपन्न हुई है। कहीं कोई विवाद की स्थिति या किसी प्रकार की अन्यथा विषय सामने नहीं आया। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। बिहार में मुस्तकिल हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जारी। बच्चा चोरी की अफवाहें, 3 मुख्तलिफ जगहों पर पिटाई, इंतजामिया खामोश तमाशाई। एनएमसी के खिलाफ पटना एम्स और डीएमसीएच में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स। कानून वापस लेने की मांग, इलाज ठप होने से मरीज परेशान। घाटशिला में जमीनी तनाजे पर हुआ कत्ल। मां और बेटे का गला काट कर किया गया कत्ल। चचा पर कत्ल का इल्जाम। और पटना में हज भवन में बीपीएससी की कोचिंग से तलबा में खुशी की लहर। दानिशवरों ने तलबा से मौके से इस्तिफादा हासिल करने का दिया मशवरा। नाज़रीन, पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी की अहमियत और इफादियत से सभी उर्दू वाले बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि खुदाबख्श कौन थे और क्या करते थे। आज उनका 177वां यौम पैदाइश है। पेश है इस मौके पर हिंदुस्तान की इस बुलंद मर्तबा फैज़ रसा शख्सियत के बारे में एक मालूमाती रिपोर्ट। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब।
बस्ती में एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम कर रही है। चंद हजार कलमी किताबों से शुरू होने वाली इस लाइब्रेरी में आज 50 लाख किताबें, कलमी मखतूतात, रिसाले, नादिर मुरक्के, तस्वीरें और मुसव्विदे मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ अहले इल्म और मुहक्किकीन के काम आ रहे हैं, बल्कि इनकी शक्ल में मुल्क की हिंद इस्लामी तहजीब और सकाफत की विरासत भी महफूज हो गई है। कुल मिलाकर यहाँ अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, तुर्की, पश्तो, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, रूसी और जापानी जबानों की 20 लाख छपी हुई किताबें और 21,000 से ज्यादा कलमी मखतूतात रखे हुए हैं। ये सभी बेशकीमत कलमी नुस्खे यहाँ बड़ी मेहनत से महफूज रखे गए हैं और इसी बेशकीमत खजाने के साथ खुदा बख्श खान का नाम भी हमेशा के लिए महफूज हो चुका है।